इस देश की एक क्रूर सच्चाई यह है कि पिछड़े दलितों की पॉलिटिक्स करने वाले आपको मिल जाएंगे, भर भर के मिल जाएंगे। मुसलमान के लिए कलेजा काट कर रख देने वाले तो उससे डबल भर भर के मिल जाएंगे। लेकिन इस देश की एक विशिष्ट प्रजाति है मिडिल क्लास, आम आदमी। उसकी बात करने वाला आपको ना मिलेगा बॉस कोई। मिडिल क्लास को तो अब ऐसा लगने लगा है कि उसका जन्म ही जैसे टैक्स भरने के लिए हुआ है। पहले सरकार सैलरी में से टैक्स ले लेती है, फिर हर सामान पर लगने वाली जीएसटी भरो, और अब तो ऐसी ऐसी चीजों पर जीएसटी लग रही है कि आम आदमी का कलेजा बैठा जा रहा है कि चल क्या रहा है देश में बॉस। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ऐसी ऐसी घोषणाएं हुई हैं कि आम आदमी का दिल उस गड्ढे में घुसा बैठा है जो संभल जैसी खुदाई भी हो जाए ना तो ना निकले। लोगों का जो दर्द है वो मजाक के रूप में बाहर आ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर खूब मीम्स बनाए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जीएसटी को लेकर ऐसे ऐसे फैसले हुए हैं जो मिडिल क्लास को तो समझ में नहीं आ रहे। जैसे अगर आप देखें कुछ फैसले आपको मैं बताऊं, पुरानी गाड़ी बेचने पर टैक्स 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। पॉपकॉर्न पर टैक्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। पॉपकॉर्न जो आप खाते हैं, नमक और मसालों वाले अनपैक्ड पॉपकॉर्न पर 5% टैक्स लगेगा। पहले से पैक और लेबल वाला पॉपकॉर्न है तो उस पर 12% टैक्स लगेगा। कैरमलाइज्ड यानी मीठे पॉपकॉर्न है तो 18% टैक्स लगेगा। हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी कम करने या हटाने का कोई फैसला नहीं हुआ। यानी जिस पॉपकॉर्न को खाते खाते आम आदमी सोच रहा था कि शायद हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी कम हो गई, यह सुनने को मिलेगा, उसको पता चला कि उसके हाथ में जो पॉपकॉर्न है उसकी प्रजाति तय करके अलग अलग टैक्स लग गया है पॉपकॉर्न पर, लेकिन उसके इंश्योरेंस पर टैक्स घटने का कोई फैसला नहीं हुआ। गजब ही है बॉस। आप खुद सोचिए कि सरकार के पास इतना समय है कि वो पॉपकॉर्न को 3 कैटेगरी में बांटकर उस पर भी टैक्स लगा रही है, लेकिन इतना समय नहीं है कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जल्दी से कोई फैसला ले लें। इसलिए पब्लिक अब सवाल पूछ रही है कि बॉस क्या हम लोग सिर्फ अलग अलग ब्रैकेट में टैक्स भरने के लिए बने हैं? और सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट तो पुरानी गाड़ियों को बेचने पर लगने वाला टैक्स बना हुआ है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में पुरानी कारों के बेचने पर लगने वाली जीएसटी की दर को बढ़ा दिया गया। जैसे इसका ऐलान हुआ तो सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी। सवाल उठना शुरू हुआ कि सेकेंड हैंड कार बेचने पर पहले ही 12% टैक्स लग रहा है, जिसे अब 50% जंप देकर 18% कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सेकेंड हैंड कार हमेशा नुकसान में ही तो बेचते हैं, इस पर टैक्स बढ़ाना मिडिल क्लास के लिए ज्यादती से कम नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद निर्मला सीतारमण जी ने एक बयान दिया जिससे लोगों में और कंफ्यूजन बढ़ गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिस दाम में कार खरीदी गई और जिस दाम में बेची जा रही है उसके अंतर पर 18% टैक्स लगेगा। यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक नई कार की कीमत और उसे यूज करने के बाद बेचते समय जो दाम आपको मिल रहा है उसमें जितना डिफरेंस होगा उस पर 18% का टैक्स लगेगा। एक बार वित्त मंत्री को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि निर्मला सीतारमण ने कैसे कंफ्यूजन बढ़ा दिया और कैसे यह टैक्स आम आदमी की कमर तोड़ देगा। It is on that margin, the margin value between purchased price and resale price. 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर। On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी आसानी से बता दिया कि 12 लाख में कार खरीदी और 9 लाख में बेची तो जो अंतर है यानी 3 लाख रुपए उस पर 18% टैक्स लगेगा। लेकिन ये इतना भी सीधा और सरल नहीं है। आपको उदाहरण से बताता हूं। मान लीजिए ये कार की खरीद बिक्री का मामला समझिए क्या है मामला। जैसे आपने 2014 में कार खरीदी, कितने में खरीदी? मान लीजिए आपने 6 लाख में कार खरीदी, ठीक है भाई, नई गाड़ी आप लेकर आए। 2024 में आपने कार बेची, कितने में बेची भाई? अब पुरानी हो गई 10 साल कार, तो आपने कितने में बेची? 1 लाख में बेची। अब सरकार क्या कह रही है कि आपने खरीदा कितने में? 6 लाख में, बेचा कितने में? 1 लाख में। अंतर कितना हुआ दोनों के बीच? अंतर 5 लाख का हुआ। यानी आप 5 लाख रुपए के नुकसान पर कार को ऑलरेडी बेच रहे हैं। 6 लाख में खरीदे, 1 लाख में बेच रहे हैं, तो 5 लाख तो कमी हो गया। अब सरकार कह रही है कि ये जो डिफरेंस है 5 लाख का, इस पे 18% तुम टैक्स भरो, बेच रहे हो तो। पब्लिक कह रही है कि ऐसे ही हम नुकसान में बेच रहे हैं,
अब उस पर 18% टैक्स, यानी 5 लाख का आप 18% निकालिएगा, 5 लाख का 18%, तो वो कितना बैठेगा बॉस? 90,000 रुपया। 90,000 रुपया में टैक्स चला जाएगा सरकार को। मतलब 1 लाख रुपया में गाड़ी बेचे 90,000 सरकार को दे देंगे, जो 10,000 रुपया बचेगा वो लोग वैसे ही कहेंगे कि कुछ पार्टी दो, कार बिक गई तुम्हारी पुरानी वाली, तो बचा क्या मेरे पास? पब्लिक पूछ रही है, पब्लिक कह रही है फिर वो 10,000 भी क्यों छोड़े, वो भी ले लीजिए, किसी टैक्स में एडजस्ट कर दीजिएगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो लोग पुरानी कार बेचने के लिए रजिस्टर्ड नहीं है उन पर यह टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ रजिस्टर्ड वेंडर्स या प्लेटफॉर्म्स पर यह टैक्स लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यूज्ड गाड़ियों का मार्केट अभी 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, जो 2028 तक करीब 6 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। इसलिए सरकार चाहती है कि टैक्स बढ़ाने से सरकार का रेवेन्यू बढ़ जाए, जिसका इस्तेमाल सरकारी योजनाओं में किया जाएगा। लेकिन पब्लिक पूछ रही है कि भाई आज की डेट में मतलब हर आदमी तो किसी ना किसी ऐप से, रजिस्टर्ड कोई वेंडर है उससे ही तो गाड़ी बेचता है। कौन जाता है निकल के जरा मुझे कोई गाड़ी लेने वाला है, तो जब आप उस पर टैक्स लगाइएगा तो वो आपका मुनाफा कम कर देगा, तो इनडायरेक्टली तो मेरे ही जेब से जा रहा है। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि पहले तो हम सैलरी पर टैक्स देते हैं, फिर गाड़ी खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, अब पुरानी गाड़ी बेचने पर भी टैक्स बढ़ा दिया, नई गाड़ी खरीदते हैं तो पहले से ही दुनिया भर के टैक्स देते हैं। आपको एक उदाहरण बताता हूं, अगर आप 8 लाख रुपए की गाड़ी खरीदते हैं तो 28% जीएसटी यानी 2,24,000 रुपए तो आपका जीएसटी में जाता है, फिर उस पर सेस लगता है 1% यानी 8,000 रुपए, रोड टैक्स करीब 52,000 रुपए भरते हैं आप, इंश्योरेंस कराते हैं उस पर 45,000 रुपया भरते हैं, इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी यानी करीब 8100 रुपया भरते हैं। सरकार को कुल टैक्स दिया 2,92,100 रुपया। 8 लाख की गाड़ी खरीदने में पैसा खर्चा हुआ, कुल टैक्स भरे 36.5%, तो 8 लाख की गाड़ी आपको मिली कितने में? 11,37,100 रुपया में। यानी नई कार पर हम ऑलरेडी जीएसटी दे रहे हैं, सेस दे रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं, सर्विस टैक्स दे रहे हैं, पेट्रोल खरीदते हैं तो उस पर सेस देते हैं, टोल पे चलते हैं तो टोल देते हैं, कार के लिए लोन लिया तो उस पर सर्विस टैक्स दे रहे हैं, पार्किंग में गए तो वहां पे पैसा भर रहे हैं, उसके बाद भी टैक्स वसूलने के नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। अब हर साल डेप्रिशिएट होती उस कार को जब बेचने जाइएगा तो उस पर भी टैक्स दीजिएगा, वो भी 12% से बढ़ाकर 18%, तो बचेगा क्या बॉस हमारे पास? हर कदम पर टैक्स का जाल बिछा हुआ लग रहा है कि किसी भी तरह से टैक्स मिल जाए बस। और यह सब तब हो रहा है जब देश में इंडिविजुअल टैक्स कलेक्शन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन से ज्यादा हो चुका है। पर्सनल इनकम पर लगने वाले टैक्स को इंडिविजुअल टैक्स कहते हैं, और यह किस तरह से बढ़ा है आप देखिए। आज की डेट में जो इंडिविजुअल टैक्स कलेक्शन है, इंडिविजुअल टैक्स कलेक्शन, अगर आप वो देखेंगे 2015 में आम आदमी जो टैक्स भर रहा था, जो आप इनकम टैक्स वगैरह भरते हैं, वो था 2.65 लाख करोड़। इतना इंडिविजुअल टैक्स होता था। 2024 में बॉस ये बढ़ के कितना हो चुका है इंडिविजुअल टैक्स? आज की डेट में ये बढ़कर हो चुका है 10 लाख करोड़ के पार जा चुका है। 10 लाख करोड़ के पार, यानी अगर आप देखेंगे तो पिछले करीब 9 साल में जो ग्रोथ है पर्सनल इनकम टैक्स की, 294% इनकम पर्सनल इनकम टैक्स बढ़ गया बॉस। और कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन कितना है? 2015 में 4.25 लाख करोड़ था। 2024 में कॉर्पोरेट टैक्स जो है 2024 में वो कितना है आपको पता है? 9.11 लाख करोड़। यानी जो इंडिविजुअल टैक्स है, आप और हम जो टैक्स दे रहे हैं, वो कॉर्पोरेट टैक्स से भी आगे चला गया है। और ग्रोथ कितना हुआ है कॉर्पोरेट टैक्स में? 112%, 112.85%। मतलब जो इंडिविजुअल टैक्स है वो पिछले 9 साल में 294% बढ़ गया, और कॉर्पोरेट टैक्स 112% बढ़ रहा है, 113% बढ़ रहा है। यानी मिडिल क्लास भर भर के टैक्स दे रहा है, लेकिन उनकी कोई बात ही नहीं करता। भाई मिडिल क्लास क्या लेता है? मुझे ये बताइए, जो आम आदमी टैक्स भर रहा है 30%, 35%, उसको शिक्षा में कुछ मिलता नहीं, उसका बच्चा सरकारी स्कूल में तो पढ़ नहीं रहा, स्वास्थ्य में कोई सुविधा मिलती नहीं, वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, रिटायरमेंट पर कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है उसकी। टैक्स देने के बाद भी कोई पूछना होने के पीछे असली वजह क्या है, ये असली वजह भी आपको बताता हूं, और वो है वोट वाली राजनीति। अगर आप देखेंगे कि क्यों आम आदमी की कोई पूछ नहीं है, भाई अगर आप देखेंगे विदेश में क्या होता है, प्रति 100 व्यक्ति पर टैक्स पेयर
कितना है 100 व्यक्ति पर, 100 व्यक्ति या 100 वोटर कर लीजिए इसको, 100 वोटर पर टैक्स पेयर कितना है। जैसे अगर आप नॉर्वे में देखेंगे, नॉर्वे में 100 लोग टैक्स भरते हैं और 100 लोग वोट देते हैं, तो उसमें से 100 के 100 टैक्स देते हैं। कनाडा में आप देखिए, कनाडा में अगर 100 लोग वोट देने जाते हैं तो उसमें से 95 टैक्स पेयर हैं। यूएस में 100 लोग वोट देते हैं तो उसमें से 75 टैक्स पेयर हैं। भारत में 100 लोग वोट देने जाते हैं तो उसमें 7 टैक्स भरते हैं, 93 टैक्स ही नहीं भर रहे हैं। भारत में लगभग 10 करोड़ लोग ही टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जबकि देश की आबादी 140 करोड़ के पार चली गई है। तो वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सबको लगता है कि ये 7 लोग क्या ही कर लेंगे मेरा। 93 लोग तो वो है ना जिनको टैक्स कलेक्शन के बाद फायदा मिल रहा है, उसको हम दे रहे हैं, तो दे रहे हैं, चल रहा है। तो पॉपकॉर्न में भी लगा दो, इधर लगा दो, उधर लगा दो, चलो जा रहा है मामला। सरकार को सोचना चाहिए कि मिडिल क्लास बहुत मेहनत से कमाता है, उसको भी तो कुछ फायदा मिले।